प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू मैम। तो बेटे, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ नंबर प्रथम, जिसका नाम है ध्वनि, उसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पाठ नंबर 1 जो है, ध्वनि एक कविता है। और आप जानते हैं कि कविता जो है वो एक छंदबद्ध या छंद मुक्त तरीके से लिखी गई रचना होती है। तो अ, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये है निराला जी का चित्र। आपने पहली जो हमारा कविता का पहला भाग है उसमें भी आपने पढ़ा है और देखा भी है कि अ, कविता के जो कवि हैं उनका नाम क्या है और ये कवि हैं। ध्वनि कविता है। मैं दोबारा से आपको ध्वनि का अर्थ जो है वो रिपीट करवा देती हूँ। ध्वनि एक साउंड, एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है और माध्यम इसका ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये तरंगों के रूप में फैलती है जिसे हम हमारे कान सुन सकते हैं। तो हमने पहले कविता का जो व्याख्या थी वो की थी और आज हम इसका सार करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और उसके साथ ही कुछ भाषा की बात भी कर लेंगे। तो कवि जो हैं वो इस कविता में कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। अर्थात ये एक मानवीकरण इस कविता में दर्शाया गया है। अब मानवीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रकृति के फूल, उसके झरने, उसकी उसके पेड़ पौधे जो हैं वो हार्ड हमारे साथ बातें कर रही हैं, ठीक है, मानवों की तरह। तो कवि जो है वो कहता है इस कविता में कि अभी मेरा अंत जो है वो नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। ये कविता का नाम है। तो आशा, उत्साह और जीवन शक्ति का संदेश देती है ये कविता हमें। और इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो मनुष्य को, अर्थात जो युवक हैं उनके अंदर जोश भरता है और कहता है कि जब तक इनका पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक जो है मेरा काम पूरा नहीं होगा। कवि देखिए किस प्रकार से युवकों के अंदर जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से, कि उसका अंत जो है अभी नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात अभी अभी तो उन्होंने जीना सीखा है। स्वयं को प्रकृति की नई कलियों और फूलों की तरह नव जीवन से भरा हुआ महसूस करता है कवि। और कवि ये भी विश्वास व्यक्त करता है कि रचनात्मक शक्ति जो उसके अंदर, क्रिएशन की जो एक पावर है, जीवन के अमृत से संसार को आनंद और प्रेरणा देगा। कवि कहते हैं कि मैं उनको युवकों को प्रकृति के माध्यम से ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम ये इनसे एक इंस्पायरेशन लेके, इनसे एक प्रेरणा लेके तो कैसे जीवन को जिएंगे। कवि निराशा को छोड़कर आशा, परिश्रम यानी कि मेहनत और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसके साथ आगे बढ़ने की बात करता है। कविता में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, संघर्ष करने की प्रेरणा और भविष्य के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त किया गया है। अर्थात कवि ने इस कविता में जो नव युवक है प्रकृति के माध्यम से उनको कहा है हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारे सोचने का जो तरीका है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और हमें स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में ही फ्यूचर जो हमारा है उस पर हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। ठीक है। तो मुख्य भाव जो है कविता हमें ये सिखाती है, कवि ने जो कविता है प्रकृति से मानव को जोड़ने की कोशिश की है और ये हमें सिखाती है, ये कविता जो है हमें सिखाती है कि जितनी मर्जी मुश्किल परिस्थितियां आ जाए, मुश्किल मतलब कि कंडीशन आ जाए, तो हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हमें आत्मविश्वास जो कि अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास,
सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, हमारे अंदर जोश होना चाहिए, हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, उत्साह जिसको हम कहते हैं, और हमें कर्मशील होना चाहिए, मतलब हम काम करते रहें और इसी के बल पर हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये है इस कहानी का सार। आगे देखिए प्रश्न, ये अभ्यास के प्रश्न हैं। तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो हमने अभी सार पढ़ा, व्याख्या भी हमने पार्ट 1 में पढ़ ली है। तो देखिए कवि को विश्वास है कि उसके जीवन में नव जीवन और वसंत का आगमन अभी अभी हुआ है और उसमें अभी बहुत उत्साह, ऊर्जा और सृजन शक्ति शेष है, अर्थात बाकी है, इसलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि ये बताता है कि अभी जो कवि है वो कह रहा है मेरे अंदर अभी बहुत जोश है, मेरे अंदर बड़ी एनर्जी है और क्रिएशन, मैं कुछ कर सकता हूं, ये चीजें मेरे अंदर बाकी है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, मैंने अभी बहुत कुछ करना है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? देखो, अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत नहीं होता, पूर्ण रूप से विकसित होना। कवि फूलों और कलियों पर अपना सृजन रस बिखेर कर उन्हें जगाना चाहता है, अर्थात फूल और कलियां कहा है हमारे जो न्यू जनरेशन जो है, ठीक है। तो सृजन रस अर्थात वो क्रिएशन जो है, उनके वो कुछ बना सकते, कुछ नया कर सकते हैं, उस चीज की एनर्जी को कवि इन्फ्यूज करना चाहता है उनके अंदर, अपनी कविताओं के माध्यम से उनके अंदर जोश भरना चाहता है, उन्हें जगाना चाहता है। वे अपने नव जीवन का अमृत सींचकर उनके विकास और प्रस्फुटन में सहायता करना चाहता। कवि कहता है इस कविता के माध्यम से कवि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको कहता है कि अभी तो उनकी डेवलपमेंट होनी है, मैं इनको जोश भरे इस प्रकार के जो ये कविताएं हैं उनको दूंगा, वो पूर्ण रूप से वो सृजित होंगे, पूर्ण रूप से डेवलप होंगे, तो मैं उनमें उनकी मदद करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही हार के बाद में हथियार छोड़ देते हैं, तो कवि कहता है इंसान को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, परिस्थिति जैसी भी हो उनको हमेशा अपना साहस बनाकर रखना चाहिए। तो इसलिए कवि ने ये कहा है कि मैं प्रयास करूंगा कि जब तक वो पूर्ण रूप से डेवलप ना हो जाए तब तक मैं मतलब कि हार नहीं मानूंगा। ये प्रयास कवि कर रहा है। कवि पुष्पों की तंद्रा, देखिए त के ऊपर न की बिंदी, तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर अपना सृजन रस फैलाना चाहता है। यहाँ पे पुष्प जो हैं ये नव युवकों को कहा गया है। तो कवि कहते हैं उनके अंदर जो आलस्य भरा हुआ है, उनके अंदर जो मतलब कि तंद्रा होती है कि उनके अंदर जो सोए हुए भाव जो है, नींद से जब हम उठते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक आलस जब भरा हुआ होता है, तो कवि कहता है मैं उनके अंदर से ये हटाना चाहता हूं और उनके अंदर सृजन रस अर्थात कुछ करने की क्षमता जो है उसको जगाना चाहता हूं तथा उन्हें प्रातःकालीन मनोहर जागरण का संदेश देकर जगाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि एक बार इंसान अगर हार जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है। कवि कहता है मैं उनको दोबारा से जो सुबह का मनोहर जागरण है उसका संदेश देकर जगाना चाहता हूं, मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है। देखिए उसके बाद में आती है हमारी भाषा की बात। तो हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युगम पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। युगम होता है मतलब जोड़ा, तो यहाँ पे पात जो है वो पत्तों, ये बहुवचन है। जब कर्ता या विशेष्य
एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। अब देखिए, विशेषण जिसकी तुलना की जाएगी और सॉरी विशेष्य जिसकी तुलना की जाएगी, और विशेषण वो चीज होगा जिसके साथ तुलना की जाएगी। ठीक है। अब देखो, 3 बेर खाती, जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहते हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि अलंकार जो है वो कविता में एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो यमक अलंकार जो है ये एक ही शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। अब ये पंक्तियां जो है ये एक महान हमारे महाकवि हुए हैं भूषण जी, ये उनकी रचनाओं में से ली गई हैं। कहते हैं शिवाजी के समय में जो मुगलों की रानियां थी वो काफी भयभीत थी, तो वो अपने महलों में जब रहती थी तो वो 3 बार अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाकर गुजारा कर रही थी। अब कभी यहाँ पे कहते हैं कि 3 बार खाने वाली थी वो अब 3 बेर खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। बेर मतलब आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे से फल होते हैं, जंगली फल कह सकते हैं आप इनको। तो वो खाकर ही अपना जंगलों में भटकते हुए वो बेर खाकर अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर थी। तो ये भूषण जी ने लिखा हुआ है, यहाँ पे यमक अलंकार है। बैरों का अर्थ एक बार एक फल है बैर, ठीक है, बैरी भी बोलते हैं उसको। तो दूसरी जगह है बार। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण ये आपके व्याकरण से आ गया कि इसमें विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में, वाक्य के अंशों में, ये वाक्यांश जो होते हैं इनको हम फ्रेज भी कह सकते हैं, इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं इनको, में घात, वसंत और पात शब्द जो है ये विशेष्य हैं। अब इनकी विशेषता बतानी है, ये कर्ता है, क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है, पता चल रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं। गुणवाचक विशेषण जिनमें गुणों को बताया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मतलब कि ये कितना है, कैसा है, इसके बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या के बारे में बताया जाता है। सार्व नामिक विशेषण जिसको हम निजवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसमें निजता का प्रदर्शन किया जाता है, या किसी चीज ये हमारी है, उसकी है, इसकी है, उसके बारे में बताया जाता है। तो बेटे आपने देखा कि हमने इसमें सार को पढ़ा, इसके प्रश्नों के जो अभ्यास के प्रश्न है उनको पढ़ा, और भाषा की बात हुई जिसमें विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में बताया, यमक अलंकार के बारे में बताया। तो अब इसके साथ ही थोड़ा सा गृह कार्य में आपको और दे देती हूँ, जैसे कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आप इस पे क्या कीजिए कि आपस में चर्चा करके इस पर 2-3 लाइनें लिखिए। और वसंत ऋतु में
आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए, तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका के ऊपर लिखिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, ये भी उत्तर दीजिए। तो इसी के साथ मैडम को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।